नमस्कार। पुअर सपना हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मेहनत का फल। रात के 2 बजे फोन की घंटी बजती है तो राहुल की आंख खुलती है और उधर से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो मेरे लाल, जुग जुग जियो मेरे लाल, भगवान तुम्हें लंबी उम्र और हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। इतना सुनना होता है कि राहुल अपनी माँ से गुस्साते हुए बोलता है, अरे माँ, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि रात में किसी की नींद डिस्टर्ब नहीं करते। आप मुझे जन्मदिन की बधाई सुबह भी दे सकती थी। और गुस्से में फोन पटक कर रख देता है। फिर सुबह राहुल का फोन बजता है तो सुबह उसके पिताजी का फोन था। उन्होंने भी अपने बेटे को उसके जन्मदिन की बधाई दी, लेकिन राहुल का रवैया पिताजी के साथ भी अच्छा नहीं था। राहुल के पिताजी आगे बोलते हैं, बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, उसका इलाज करवाना है। डॉक्टर ने उसको दिल का ऑपरेशन बोला है। बेटा, ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर अभी पिताजी का इतना ही कहना था कि राहुल अकड़ते हुए बोला, अरे पिताजी, माँ जी की उम्र हो गई है। अरे क्या जरूरत है इतना पैसा खर्च करने की। और वैसे भी पिताजी, मेरे भी बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई में इतना खर्च हो जाता है कि कुछ बचता ही नहीं है। और फोन काट देता है। राहुल अपने पिताजी की पूरी बात सुने बिना ही फोन कट कर देता है। राहुल का फोन कटते ही उसकी पत्नी पूजा पीछे से बोलती है, पता नहीं तुम्हारे पिताजी का पैसे से पेट ही नहीं भरता। देखो, मुंह उठाए पैसे मांगते रहते हैं यहाँ। अपना खर्च उठाना तो मुश्किल है, इन बूढ़े बुढ़ियों का खर्च क्या खाक उठाएंगे। और अपने पति से बड़े प्यार से बोलती है, सुनो, 5 दिन बाद मेरे भतीजे का जन्मदिन है। मुझे कुछ रुपए देना, क्योंकि उसका पहला जन्मदिन है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए एक सोने की चैन और अपने भाई भाभी को एक एक सोने की अंगूठी दे देती हूँ। तभी राहुल अपनी पत्नी पूजा से बोलता है, हाँ हाँ, मेरी प्यारी सी पत्नी जी, जैसा तुम्हारा हुक्म। और तुरंत ही पूजा के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर देता है और हंसकर बोलता है, और भी कुछ तुम्हें खरीदना है तो वह खरीद लेना। और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकलने लगता है तो पूजा टोकते हुए बोलती है, प्लीज जरा शाम को जल्दी आ जाना, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी रखी है। हाँ हाँ, आ जाऊंगा, राहुल बोलता है और ऑफिस को निकल जाता है। राहुल प्यारे लाल जी का इकलौता बेटा है। प्यारे लाल जी अब बहुत वृद्ध हो गए हैं। 65 वर्षीय वृद्ध प्यारे लाल जी एक किसान हैं और 60 वर्षीय लीलावती जी उनकी पत्नी अब ज्यादा ही बीमार रहने लगी थी। लीलावती जी को डॉक्टर ने दिल का ऑपरेशन बोल दिया था, लेकिन प्यारे लाल जी के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वह उनकी अच्छे से दवा ही कर सकें। ऑपरेशन करना तो बहुत बड़ी बात थी। बेटे के मना कर देने के बाद तो प्यारे लाल जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि आखिरी उम्मीद तो उन्हें राहुल से ही थी। अब वह क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी तक उन्होंने जितना भी पैसा कमाया था सब अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में ही लगा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनका बेटा उनकी तरह किसान बने। ऐसा नहीं, वह अपने बेटे के ऊपर ही सारा पैसा खर्च कर चुके थे। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखा था। वह नहीं चाहते थे कि बुढ़ापे में वह अपने बेटे के ऊपर बोझ बने। इसीलिए उन्होंने 10 लाख रुपए की एक एफडी कर रखी थी। यह एफडी उन्होंने लगभग 10-15 साल पहले ही कर दी थी, ताकि जब वह बुजुर्ग हों तो उन्हें अपने बेटे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर के आगे हमारी एक नहीं चलती। हम चाहे कितनी भी व्यवस्था करके रख ले, अगर हमें दुख भोगना है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। प्यारे लाल जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके इकलौते बेटे राहुल का 7 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी जॉब भी तब नहीं लगी थी।
तो प्यारे लाल जी ने अपनी एफडी का पैसा उसके इलाज में ही खर्च कर दिया। इसीलिए उनके पास कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ बची थी तो उनके पास 5 बीघा जमीन। लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी आती है तो चारों तरफ से आती है। 3 से 4 साल बारिश भी अच्छी ना होने से खेती भी अच्छी नहीं हुई, तो अपना घर चलाना ही मुश्किल हो गया। तो बचत करना तो दूर की बात थी और प्यारे लाल जी की उम्र भी इतनी नहीं थी कि वह बहुत ज़्यादा मेहनत कर सके। इसीलिए 1-2 बार राहुल से पैसे मांगने की नौबत आ गई, लेकिन कभी भी प्यारे लाल जी ने 10-15 हज़ार रुपए से ज़्यादा नहीं मांगे। बस आज जब राहुल की माँ के इलाज में ज़्यादा पैसे लगने थे, इसीलिए उन्होंने राहुल को फ़ोन पर पैसे मांगने की बात कही। लेकिन राहुल ने अपने पिता की पूरी बात भी नहीं सुनी। पैसा देना तो दूर की बात है, लीलावती जी की तबीयत तो खराब ही होती जा रही थी। लेकिन राहुल ने एक बार भी अपनी माँ का हाल चाल नहीं पूछा कि कहीं पिताजी फिर से माँ के इलाज के लिए पैसे न मांग ले। अब बूढ़ा वृद्ध किसान प्यारे लाल जी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। प्यारे लाल जी ने 2-4 बार फोन भी मिलाया, लेकिन राहुल ने फोन नहीं उठाया। अब प्यारे लाल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। उन्हें जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपनी 4 बीघा जमीन बेच दी, जिससे उन्हें 8 लाख रुपए मिल गए। अब प्यारे लाल जी ने उन रुपयों से सबसे पहले अपनी पत्नी का ऑपरेशन करवाया और ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक हो गया। प्यारे लाल जी की पत्नी के ऑपरेशन और दवा खाने पीने में 7.5 लाख रुपए खर्च हो गए। अब प्यारे लाल जी के पास सिर्फ 50,000 रुपए ही बचे थे। अब वह सोचने लगे कि अगर घर पर बैठकर हम दोनों कब तक 50,000 रुपयों से गुजारा कर पाएंगे। और अब खेती भी उनके पास 1 बीघा ही बची थी और पानी की कमी, यानी कभी बारिश होना और कभी ना होना, वह अलग से। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह उदास मन से बैठे हुए कुछ विचारों में खोए हुए थे कि पास लेटी हुई उनकी पत्नी लीलावती जी गौर से उन्हें देखे जा रही थी और मन में सोचती हैं कि जिस बेटे के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया, ना दिन देखा ना रात, बस मेहनत ही करते रहे, उसी बेटे को पढ़ाने लिखाने में हमने अपना सब कुछ गंवा दिया और दिक्कत भी झेली अलग से। आज उसी बेटे ने हमें धोखा दे दिया और रोने लगती हैं। तभी उनकी रोने की आवाज़ सुनकर प्यारे लाल जी अपनी सोच के भंवर से बाहर आते हैं और अपनी पत्नी को यूं रोता हुआ देखकर बोलते हैं, तुम क्यों रो रही हो लीलावती? मैं तुम्हारे साथ हूँ। लीलावती जी रोते हुए कहती हैं, लेकिन हमारे बेटे ने तो। अभी लीलावती की अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती हैं और उनकी बात काटते हुए प्यारे लाल जी बोलते हैं, आज के बाद कोई भी इस घर में उस नालायक का नाम नहीं लेगा। समझो हमारा बेटा हमारे लिए मर गया। भले ही प्यारे लाल जी ऐसा बोल रहे थे, लेकिन आंखों में आंसू तो उनके भी थे। जिस बेटे पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी ने बुढ़ापे और बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। तभी उनके कानों में माइक से बोलते हुए एक आदमी की आवाज़ आई, सुनो सुनो सुनो, भाइयों और बहनों सुनो, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनो और प्यार से सुनो। आज आपके अपने प्यारे से गांव में शाम 4 बजे हमारे भाइयों के लिए कृषि से संबंधित मेला लग रहा है। यहाँ देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञ अपने ज्ञान को आपके साथ साझा करेंगे, साथ ही आपका मार्गदर्शन भी करेंगे। तो भाइयों और बहनों, तैयार हो जाओ। आज शाम 4 बजे अपने गांव के प्राथमिक पाठशाला में आने के लिए। कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग सही समय पर प्राथमिक विद्यालय में पहुँचे। आने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे लाल जी बड़े ही ध्यान से उसकी बातों को सुन रहे थे, लेकिन मन में निराशा के बादल इतने घने थे कि उन्होंने उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर दिया और अपनी पत्नी के लिए खाना बनाने लगे।
प्यारे लाल जी ने खाना बनाया और अपनी पत्नी को खिलाया और साथ में खुद भी खाया और थोड़ा सा आराम करने की सोचने लगे। लेकिन तभी उनके दरवाजे की कुंडी बजी और वह दरवाजा खोलने चले गए तो उन्होंने देखा कि एक 24-25 साल का जवान लड़का खड़ा है। पहले तो प्यारे लाल जी उसे पहचान ही नहीं पाए। जब उस व्यक्ति को लगा कि प्यारे लाल जी ने उसे पहचाना नहीं है, तो वह प्यारे लाल जी से बोला, मैं आपके बचपन के दोस्त का बेटा हूँ, राजीव। प्यारे लाल जी शायद ठीक से उसकी बात सुन नहीं पाए और वे फिर भी उसे अचरज भरी निगाहों से देखते रहे। तब राजीव ने फिर से कहा, मैं आपके बचपन के दोस्त का बेटा हूँ। तब प्यारे लाल जी राजीव की बात सुनकर बड़े ही जोर से बोलते हैं, अरे राजीव तू, अरे बूढ़ा होने के कारण तुझे पहचान नहीं पाया। 5 साल पहले ही तुझे देखा था। अरे अरे, बाहर क्यों खड़ा है, अंदर आजा, तेरा ही घर है। तब राजीव प्यारेलाल जी के पैर छूकर अंदर आता है और अंदर लीलावती जी के पास बैठकर उनका हाल चाल पूछता है। वह उनके ऑपरेशन की बात सुनकर दंग रह जाता है और आगे बोलता है कि मुझे तो नानी जी और माँ जी ने बताया ही नहीं। उसकी बात सुनकर प्यारेलाल जी उसे बोलते हैं, बेटा मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। तब बातों बातों में प्यारेलाल जी बोलते हैं, बेटा तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? तब राजीव कहता है, मुझे एक कृषि विभाग वालों ने गांव के कृषि उत्थान कार्यक्रम के सिलसिले में यहाँ भेजा है और मेरा यहाँ पर 5 साल के लिए स्थानांतरण हुआ है। आज ही मुझे आपकी प्राथमिक विद्यालय में कार्यक्रम का प्रबंध करना है। तभी प्यारेलाल जी को भी सुबह अनाउंस हो रही बात याद आ गई। वह राजीव से बोले, बेटा तो तुम कहाँ रुके हो? तो राजीव बोलता है, अभी तो कुछ नहीं पता। माँ ने कहा था कि सबसे पहले गांव पहुंचकर आप लोगों से मिल लूं। तब प्यारेलाल जी बोलते हैं, अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ मिलने आ गए। तुमसे बात करके हमें भी बहुत अच्छा लगा। फिर राजीव प्यारेलाल जी से पूछता है कि राहुल भैया कैसे हैं? प्यारेलाल जी उसे कुछ जवाब नहीं देते और बात को पलट देते हैं और बोलते हैं, बेटा तुम्हें भूख लगी होगी। तभी राजीव बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं यहाँ आने से पहले कृषि दफ्तर गया था। वहाँ चाय नाश्ता समोसा वगैरह कर चुका हूँ। तो बेटा तुम आराम करो। ऐसा कहकर वे राजीव को ऊपर वाले कमरे में ले जाते हैं। ऊपर जाके राजीव प्यारेलाल जी से पूछता है, आप भी चल रहे हैं ना आज के कार्यक्रम में? तभी प्यारेलाल जी कहते हैं, नहीं बेटा, जब जमीन ही नहीं रही तो कैसा कार्यक्रम। प्यारेलाल जी का इतना ही बोलना होता है तो राजीव आश्चर्य में बोलता है कि माँ तो बता रही थी कि आपके पास 5 बीघा जमीन है। जमीन का नाम सुनते ही प्यारेलाल जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि यदि कोई प्यार से 2 बोल बोलने वाला मिल जाए तो अंदर का गुब्बार अपने आप ही निकल पड़ता है। ऐसा ही हुआ प्यारेलाल जी के साथ। उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन राजीव ने जैसे ही उनकी आंखों में आंसू देखे तो उनकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे आप परेशान मत होइए, और उन्हें आराम से चारपाई पर बैठाता है और खुद भी उनके पास बैठ गया और बोला, आप मुझे आराम से अपने दिल की बात बताइए। मैं भी तो आपका बेटे जैसा ही हूँ और मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि आपने हम लोगों की तब मदद की थी जब सबने हमसे दूरी बना ली थी। तब तो मेरी नौकरी भी नहीं लगी थी और पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए थे। तब आपने ही मेरी माँ को 1 लाख रुपए दिए थे, जिससे माँ ने अपना अचार और पापड़ बनाने का छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और मुझे पढ़ा लिखाकर अपने पैरों पर खड़ा किया। और जब माँ ने आपको 1 लाख रुपए देने भी चाहे तो आपने कहा कि मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ। ऐसा बोलते हुए राजीव अपना सर प्यारेलाल जी की गोद में रख देता है और रोते हुए बोलने लगा, अगर आप ना होते तो हम लोग जाने कहाँ जाते। तभी प्यारेलाल जी उसे चुप कराते हैं और राजीव उन्हें सीने से लगाकर बोलता है,
आप तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। प्यारे लाल जी राजीव की बात सुनकर भाव विभोर हो जाते हैं और उसको सीने से लगाकर बोलते हैं, बेटा, आज जो तुमने मुझे मान, आदर, प्यार और सम्मान दिया है, वह तो मैं अपने बेटे से पाने को भी तरस गया हूँ। काश भगवान मुझे भी तुम्हारे जैसा समझदार बेटा देता। ना जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे जो राहुल जैसा बेटा मुझे प्राप्त हुआ। और ऐसा बोलते बोलते प्यारे लाल जी जोर जोर से रोने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। बेटे जैसा क्यों, आपका बेटा ही तो हूँ। और बड़े प्यार से प्यारे लाल जी को चुप कराता है और प्यारे लाल जी से बोलता है कि आप पहले शांत हो जाइए और पानी पीजिए। वह प्यारे लाल जी को पानी पिलाता है और जब प्यारे लाल जी थोड़े से शांत हो जाते हैं तो उनसे पूरी बात पूछता है। प्यारे लाल जी बड़े ही दर्द में राहुल की एक एक बात राजीव को बताते हैं। जब राजीव भी राहुल की हरकतों को सुनकर दंग रह जाता है। वह सोचता है कि जिसके पास पिता नहीं होते उसको पिता का महत्व पता होता है। जिसके पास पिता है वह उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। राजीव को भी राहुल की हरकतों पर बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर राजीव प्यारे लाल जी से पूछता है, फिर आपने ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कैसे की? तो प्यारे लाल जी बोलते हैं, बेटा, मैंने अपनी माँ समान सारी जमीन को बेच दिया और अब बस मेरे पास 1 बीघा जमीन ही बची है। आप मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब हम अपना बुढ़ापा कैसे काटेंगे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारने वाला हूँ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। प्यारे लाल जी की साहस भरी बातों को सुनकर राजीव तो दंग रह जाता है। इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। तब राजीव बोलता है, तो आप मेरे साथ आज चलेंगे ना, कृषि उत्थान के लिए जो कार्यक्रम रखा गया है? तब प्यारे लाल जी बोलते हैं, लेकिन मैं वहां जाकर क्या करूंगा? तो राजीव बोलता है, एक बार आप चलिए तो हो सकता है आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए कुछ उम्मीद मिल जाए। लेकिन बेटा, 1 बीघा जमीन से हम क्या कर लेंगे? अब तो बारिश भी अच्छी नहीं होती है। इतना कहकर निराशा भरी नजर से प्यारे लाल जी नीचे देखने लगते हैं। अरे आप चलिए तो, हो सकता है कुछ न कुछ रास्ता जरूर मिल जाए। तो प्यारे लाल जी हंसकर बोलते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, चलूंगा। आज जाने कितने दिनों के बाद प्यारे लाल जी के चेहरे पर हंसी आई थी, क्योंकि आज उन्होंने अपना दर्द किसी के साथ बांटा था। इसीलिए आज वह बहुत ही हल्का महसूस कर रहे थे। तो फिर 4 बजे वहां पहुंचना है, तो 3:30 बजे तक ही आप तैयार रहना। हम दोनों लोग साथ ही चलेंगे। अच्छा ठीक है, अब तुम आराम कर लो। 3:30 जैसे ही बजते हैं तो राजीव प्यारे लाल जी को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनते ही प्यारे लाल जी बोलते हैं, बेटा, मैं तो 10 मिनट पहले से ही तैयार बैठा हूँ। दोनों लोग प्राथमिक विद्यालय पहुंचते हैं और वहां कृषि विशेषज्ञ अपने अपने अनुभव वहां के किसानों के साथ साझा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार हम अपने कृषि का उत्थान कर सकते हैं और फसलों के उत्पादन को बढ़ाने तथा कम जमीन में ज़्यादा कौन सी फसल पैदा की जा सकती है और कैसे हम कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। उन्होंने हाइड्रोपोनिक कृषि और ऑर्गेनिक कृषि के बारे में भी बताया, क्योंकि उन्होंने बताया कि आजकल बारिश कम हो रही है, जमीन का वाटर लेवल भी नीचे जा रहा है। तो हम कब पानी में ऐसी फसलें कर सकते हैं जो आपको अच्छा खासा पैसा दिला सकती हैं और उसमें पानी की भी कम ज़रूरत होती है। जिन किसानों के पास कम जमीन है वह भी इस कृषि को कर सकते हैं। सरकार भी इसमें किसानों की मदद करती है। यह सुनकर प्यारे लाल जी की आंखों में तो चमक आ जाती है। उन्हें लगा जैसे वह भी अब कुछ कर सकते हैं। तभी राजीव पीछे से आकर उनके कंधे पर हाथ रख देता है, तो प्यारे लाल जी एकदम चौंक जाते हैं। पीछे मुड़कर देखते हैं तो राजीव एक आदमी को उनके पास लिए खड़ा है
तो वह पाते हैं कि वह व्यक्ति तो वही है जो सरकार की स्कीम के बारे में बता रहा था। तब राजीव प्यारेलाल जी से बोलता है कि यह मेरे दोस्त आकाश हैं और मैंने आपकी सारी समस्या के बारे में इन्हें बताया है और यह आपसे मिलना चाहते हैं। वह व्यक्ति यानी आकाश जी कम पानी और कम जगह पर होने वाली ऐसी फसलों के बारे में बताते हैं जिससे वह कम लागत में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और आकाश जी उन्हें बताते हैं कि आप यह फसल इस समय करो और वह फसल उस समय। सरकार भी किसानों को लोन देती है। अब तो प्यारे लाल जी को ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने उनकी सुन ली, शायद इसीलिए उन्होंने उन्हें यहाँ भेजा है। राजीव कार्यक्रम संपन्न कराता है और प्यारे लाल जी को अपने साथ लेकर उनके घर आ जाता है। वह प्यारे लाल जी से रात के खाने के टाइम उनसे पूछता है कि क्या यहाँ कहीं मुझे किराए पर कोई कमरा मिल सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ लगभग 5 साल तो रहना ही पड़ेगा, हो सकता है ज़्यादा भी रहना पड़े। तब प्यारे लाल जी बोले, बेटा तुमने मुझे अपने पिता समान दर्जा दिया है तो यह घर भी तो तुम्हारा ही है और हम बूढ़े बुढ़िया तो अकेले ही रहते हैं। अगर तुम रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। प्यारे लाल जी ने इतने प्यार से राजीव से कहा तो वह भी उन्हें चाह कर भी मना नहीं कर पाता है। अब प्यारे लाल जी अपनी 1 बीघा जमीन पर उन फसलों को उगाने की सोचने लगते हैं जो आकाश जी ने उन्हें बताई थी और इसमें राजीव उनकी पूरी पूरी मदद करता है और सरकार की तरफ से उनको कृषि लोन भी दिलवाता है। धीरे धीरे प्यारे लाल जी फसल को लगाते हैं और 3-4 महीने में ही फसल तैयार हो जाती है और जब 6 महीने होते हैं तो फसल बेचने के लिए तैयार भी हो जाती है। दफ्तर से आने के बाद इन सब में राजीव भी उनकी पूरी मदद करता है, यहाँ तक कि लीलावती जी की भी एक बेटे की तरह देखभाल करता है। आज वह दिन भी आ गया जब प्यारे लाल जी बाजार में अपनी फसल बेचने जाते हैं। उनको उस फसल से पूरे 2 लाख रुपए का फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ की खेती की थी उससे दवाइयाँ बनती थी और उसकी बाजार में बहुत ही मांग थी। उन्होंने एक उचित मार्गदर्शन के तहत फसल की पैदावार की, जिससे उन्हें बहुत ही अच्छा फायदा हुआ। इस तरीके से ही 3 साल में ही लगातार मेहनत करते हुए उन्होंने 1 बीघा जमीन से 50 बीघा जमीन खरीद ली। धीरे धीरे वह बहुत से लोगों को अपने कृषि कार्य में शामिल कर लेते हैं और किसानों का एक संगठन बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके गांव की भी तरक्की होने लगती है। जो लोग कृषि का कार्य छोड़कर शहर की ओर रोजगार के लिए भाग रहे थे, उन लोगों के लिए प्यारे लाल जी ने एक मिसाल कायम कर दी थी। अब प्यारे लाल जी साल में 50 लाख रुपए कमाने लगे थे। सारे गांव में उन्हीं की चर्चा होने लगी थी। आसपास के गांव में भी उन्हीं की मिसाल दी जाती थी। सभी किसान उनसे बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपने नाम के साथ साथ गांव का भी नाम रोशन कर दिया था। एक दिन प्यारे लाल जी बैठे बैठे सोचते हैं कि मैं इतने सारे पैसों का क्या करूँगा। मेरे और मेरी पत्नी के खर्च भी ज़्यादा नहीं हैं, तो वह गांव में एक अस्पताल खुलवाने की सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने लीलावती जी के ऑपरेशन करवाते समय शहर को जाने में काफ़ी परेशानी झेली थी और तब तो उनका साथ देने वाला भी कोई नहीं था। और वह यह बात राजीव को बताते हैं तो वह भी यह बात सुनकर खुश हो जाता है और वह सरकार की मदद से प्यारे लाल जी को अस्पताल खुलवाने की इच्छा पूरी करवाता है। 2 साल में अस्पताल बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे प्यारे लाल जी के कर की प्रशंसा सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचती है और उनके साहस और कार्यों से खुश होकर सम्मान देने की खबर न्यूज़पेपर में छपती है। सारे देश में एक गरीब वृद्ध किसान की मेहनत, लगन और सफलता की तारीफ की जाती है। सारे न्यूज़पेपर, टीवी पर प्यारे लाल जी की चर्चा होती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें 26 जनवरी पर पुरस्कृत करने की सूचना से पूरे गांव में जश्न का माहौल हो जाता है।
क्योंकि प्यारे लाल जी ने अपने नाम के साथ साथ सब गांव वालों को भी नाम रोशन कर दिया था। इस खबर को सुनकर राहुल और उसकी पत्नी तो सन्न ही रह जाते हैं। आज वह शुभ दिन आ जाता है जब उन्हें पुरस्कृत किया जाना था और उन्हें उस शहर में बुलाया जाता है जिस शहर में राहुल रहता था। इधर राहुल की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मुख्यमंत्री द्वारा प्यारेलाल जी को सम्मानित किया जाता है और उनसे 2 शब्द बोलने के लिए कहा जाता है। तब वह बोलते हैं कि वह सब अकेले नहीं कर सकते थे। अगर राजीव ने उनका साथ न दिया होता। वह राजीव को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। राजीव भी उनकी सफलता पर वहां खड़ा खड़ा खुशी के आंसू बहाए जा रहा था। साथ ही उनके लिए तालियां भी बजाता जा रहा था। उधर राहुल भी दूर से अपने पिताजी को देखे जा रहा था और उनको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान लेते हुए और भाषण देते हुए सुन रहा था। जैसे ही प्यारेलाल जी स्टेज से उतरते हैं और घर की ओर निकलने लगते हैं, तो राहुल और उसकी पत्नी पूजा पिताजी पिताजी कहकर उनके पैरों में गिर पड़ते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं। जब प्यारेलाल जी उनसे कुछ नहीं बोलते हैं और वह आगे चलने लगते हैं, तब वे लोग लीलावती जी से माफ़ी मांगने लगते हैं और घड़ियाली आंसू बहाते हुए लीलावती जी से बोलते हैं, माँ जी हमें माफ़ कर दीजिए। आप पिताजी से बोलिए ना कि वे हमें माफ़ कर दें। आप तो अपने बेटे को बहुत प्यार करती हो। प्लीज़ अम्मा हमें माफ़ कर दो। हम लोग आपका ज़िंदगी भर ख्याल रखेंगे। आपके दिल से सेवा करेंगे। आप लोग हमारे साथ चलिए ना। तब प्यारेलाल जी पीछे आकर तड़ाक से राहुल के गाल पर थप्पड़ जड़ देते हैं, जिसकी आवाज़ इतनी जोर थी जिसे सुनकर मीडिया वालों की नज़र भी राहुल पर पड़ जाती है। यह सब देखकर मीडिया वाले दौड़कर वहां पहुंच जाते हैं। तब प्यारेलाल जी बोलते हैं, बेटा, कौन सा बेटा और किसका बेटा? हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, वह है राजीव। और तुम तो हमारे लिए उस दिन ही मर गए थे जब तुमने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं दिए और यह भी देखने नहीं आए कि तेरी माँ जिंदा भी है कि मर गई। आज प्यारेलाल जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वह गुस्से में आगे बोलते हैं कि तेरी माँ रात के 2 बजे तुझे जन्मदिन की बधाई देती थी तो तू उस पर चिल्ला पड़ता था। तुझे पता भी है कि तेरी माँ तुझे रात के 2 बजे जन्मदिन की बधाई क्यों देती थी? अरे नालायक, तेरी माँ को डॉक्टर ने साफ साफ बोल दिया था कि ऑपरेशन करा लो, नहीं तो आपकी जान को खतरा है। लेकिन तेरी माँ ने अपनी जान की परवाह किए बिना तुझे 9 महीने तक अपने पेट में रखा, पूरे 24 घंटे प्रसव पीड़ा को सहन किया। फिर तू जाकर रात के 2 बजे पैदा हुआ, इसीलिए वह हर साल रात के 2 बजे जन्मदिन की बधाई देती है। ममता के मोह में पागल, अगर वह अपनी जान को जोखिम में न डालती तो आज तू इस दुनिया में ना होता। तुझे जन्म देने के चक्कर में 9 महीने तक मौत से लड़ती रही, लेकिन तूने तो अपनी देवी समान माँ का अनादर ही कर दिया। तू तो बेटा कहलाने के लायक भी नहीं है। और तभी लीलावती जी ने दूसरे गाल पर जोर का तमाचा जड़ा और बोली, दूर हो जा अपनी यह मनहूस शक्ल लेकर। और वे लोग राजीव के साथ कार में बैठकर अपने गांव वापस चले जाते हैं। इधर न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया दोनों पर राहुल की करतूत के बारे में छप जाता है। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ही बड़ा बड़ा लिखा होता है, एक कलयुगी बेटा जिसने माँ की ममता को तार तार कर दिया। चारों तरफ राहुल को गालियां दी जाती हैं। इधर जब राहुल के बॉस को सब पता चलता है तो वे भी राहुल को नौकरी से निकाल देते हैं। अब राहुल और उसकी पत्नी ना घर के रहते हैं ना घाट के। कहते हैं ना, कर्मों का फल सभी को यहीं काटना पड़ता है। आज राहुल और उसकी पत्नी के साथ जो भी हुआ, यह सब उनके ही कर्मों का फल था। आज उनके पास ना नौकरी बची थी और ना ही मान सम्मान। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।